अस्सलाम वालेकुम। पार्ट सी स्टार्ट हो गया जी। नहीं, जोहर के बाद आखिरी पार्ट इंशाल्लाह। अच्छा जी, फाइनल अकाउंट्स में ज़रा आते हैं। आपके साथ ये एक टेबल शेयर किया था मैंने। ये बेसिकली मैं आपको कहा था कि कंपनीज एक्ट के अंदर 3 स्केजुअल्स हैं। 4th स्केजुअल लिस्टेड कंपनी पे लगता है और 5th स्केजुअल अदर्स पे, और इसमें बताया गया कि कौन सी कंपनी किस चीज़ के बारे में क्या डिस्क्लोजर दे। 4th स्केजुअल लिस्टेड वाला ज़्यादा डिस्क्लोजर लिए हुए है, 5th स्केजुअल में उससे थोड़े से कम है। लेकिन कौन सी कंपनी पे कौन सा स्केजुअल लगता है, ये क्लासिफिकेशन 3rd स्केजुअल ने बताई हुई है। तो ये हमारा 3rd स्केजुअल ही था। ठीक है, तो ये 3rd स्केजुअल जो है इसको ज़रा रिवाइज करते हैं, उसके बाद MCQs करते हैं। फाइनल अकाउंट्स के पेंडिंग थे हमारे। ठीक है भाई, ये हाइब्रिड में अलग क्यों बैठे हैं आप लोग? इधर ही आ जाएं। क्या 4 बच्चे हैं? आ जाएं, इधर ही आ जाएं। आ जाए, नहीं आ जाए इधर ही। बार बार प्रेस, मैं नहीं रुकूंगा अब। अगर कोई ब्रेकेज आए तो फिर आना हो तो आ सकते हैं। ये बार बार पता नहीं क्या मिसिंग कर रहा है, फिर मुझे नज़र नहीं आते। ये अगर सही हो तो चलने दें। अच्छा जी, ये याद करना है आपको। ठीक है, इसके बगैर कोई हल है नहीं। ठीक है, एक है पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज की कैटेगरी और एक इनके अलावा है। पब्लिक इंटरेस्ट में एक लिस्टेड कंपनी है और उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी में कुछ अनलिस्टेड कंपनीज भी हैं। ठीक है, तो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी लिस्टेड है या कुछ लिस्ट में गिवन अनलिस्टेड कंपनीज भी आती हैं, ये अलग कर दें। बाकी जितनी भी हैं अनलिस्टेड, वो तो पब्लिक इंटरेस्ट अनलिस्टेड भी हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है इधर। ठीक है ना, पब्लिक इंटरेस्ट जो है लिस्टेड के अलावा वाली हैं, लेकिन कुछ एक की लिस्ट है, इसलिए इनको अलग रखें। पब्लिक अनलिस्टेड 200 मिलियन, 800 मिलियन, 750 एम्प्लॉयज़। अगर इससे नीचे नीचे सारी चीज़ें हैं तो मीडियम स्केल है। कोई एक भी चीज़ ऊपर निकल गई तो लार्ज स्केल। प्राइवेट कंपनी में 200, 800, 750 से ऊपर तो कोई एक भी चीज़ ऊपर दो। अच्छा, इतने या इससे ज़्यादा, वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है इसने। ठीक है ना, तो बहरहाल आपको इस तरह बॉर्डर पे नहीं लाएगा कि 200 एम्प्लॉयज़, 200 शेयर कैपिटल कह दे या 750 एम्प्लॉयज़ कह दे, ऊपर ही होंगे। बहरहाल अगर ये हो भी जाए, 750 भी हो जाए, तो आप इसको ऊपर वाली कैटेगरी में ले जाना। ओके, तो 200, 800 और 750 से ऊपर है तो लार्ज स्केल, नीचे है तो मीडियम। लेकिन प्राइवेट के अंदर एक मसला क्या था कि अगर इसका शेयर कैपिटल 10 मिलियन से कम, 150 मिलियन से रेवेन्यू कम और 250 एम्प्लॉयज़ से कम हो जाएं तो ये स्मॉल स्केल में आ जाए। फॉरेन कंपनी एक ही क्राइटेरिया था इसके अंदर रेवेन्यू का। अगर 1 बिलियन यानी 1000 मिलियन से ऊपर रेवेन्यू है तो ये लार्ज स्केल, और अगर इससे नीचे है तो मीडियम स्केल। इसमें स्मॉल स्केल सिर्फ प्राइवेट के अंदर है। प्राइवेट कंपनी स्मॉल स्केल कंपनी हो सकती है और कोई भी नहीं हो सकती। ठीक है, एनपीओ में रेवेन्यू इनके डोनेशंस बेसिकली कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो रेवेन्यू अगर इनके कंट्रीब्यूशन अगर 200 से ज़्यादा है तो लार्ज स्केल एनपीओ है, नहीं तो मीडियम स्केल। उसके बाद लिस्टेड कंपनी तो लिस्टेड कंपनी ही होती है। ठीक है, और कुछ एक कंपनीज हैं जिनको पब्लिक इंटरेस्ट कहा जाता है। अब यहाँ से पढ़ना क्या है, ये मैंने यहाँ से पढ़ाया भी था। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज की एक हेडिंग है, ये हेडिंग है पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज। पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं जी? वो लिस्टेड कंपनी है, वो लिस्टेड कंपनी है और नॉन लिस्टेड कंपनी, जो कि अब क्या कर सकते हैं आप एक दो बार पढ़ लीजिएगा। इनमें से मैंने मिसाल के तौर पे आपको कहा था कि यहाँ पे कहीं पे शुगर इंडस्ट्री भी लिखा हुआ था, कहीं पे तो लिखा ही हुआ था। ठीक है, ऑल कंपनीज एंगेज इन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ शुगर। ठीक है, तो ये एक लिस्ट है जो स्केजुअल ने दी हुई है पेज 602 पर। ठीक है, बहरहाल इसको यहीं से पढ़ लीजिएगा, उसके अलावा ये पढ़ने की यहाँ से ज़रूरत नहीं, ये पढ़ने की यहाँ से ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारा कुछ आपका इस टेबल में है। जिसको, किधर गया टेबल मेरा? वेयर इज़ माई टेबल? नीचे था, मैं ऊपर आ गया। चाहिए, ठीक है, इस टेबल के अंदर मौजूद है। अभी पढ़ाता हूँ यहाँ से दोबारा। ये सारी की सारी समरी भी आपको यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ये एक नोट है जो मेरा रह गया था, ये मैंने आपको पढ़ाना है। ये तो मैं लिखना ही भूल गया हूँ, मुझे अभी देखकर आप लोगों की बरकत से याद आ गया, तो ये अभी पढ़ा देता हूँ। बल्कि पहले यही पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं।
क्लासिफिकेशन बेस किस पे करेगी? प्रीवियस ईयर्स ऑडिट। क्या मतलब? ये जो क्लासिफिकेशन है कि 200 मिलियन शेयर कैपिटल है, इतने मिलियन का रेवेन्यू है, इतने एम्प्लॉयज़ हैं, ये किस बेस पर करें? हम तो आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, हमने तो आज डिस्क्लोजर्स कंपनीज एक्ट के देखने हैं, हमने तो आज IFRS को देखना है कौन से लगने हैं, तो आज तो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ही नहीं, तो डिसीजन किस बेस पे लेना है? वो कहते हैं प्रीवियस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ये डिसीजन होगा कि एक कंपनी जो है वो मीडियम स्केल है, लार्ज स्केल है, या जो है वो कौन सी है, स्मॉल स्केल है अगर प्राइवेट है तो। ठीक है, किस बेस पर डिसीजन लेना है? लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो द क्लासिफिकेशन शैल बी बेस्ड ऑन, ये क्लासिफिकेशन है क्या? ये तो हमने उधर ही पढ़ लेना सारा कुछ, ठीक है ना। सिर्फ पहला मैंने यहाँ से आपको पढ़ाया, ये यहाँ से पढ़ना मजबूरी है क्योंकि ये लिस्ट मैंने वहाँ पे नहीं लिखी थी। लिस्ट पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज दो ही हैं, एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी और दूसरा नॉन लिस्टेड कंपनी, जो कि ये है 5-6। ठीक है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें, लार्ज स्केल है, मीडियम स्केल है, फॉरेन है, NPO है, ये सारा कुछ हमने उस लिस्ट में लिखा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, क्लासिफिकेशन यहाँ पे भी गिवन है, चलो वहीं से पढ़ लेते हैं, वहाँ पे शुरू कर दिया, वही आगे समरी है ना। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस करेगी? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये MCQ के अंदर आ सकता है, बल्कि शायद एक आधा MCQ भी मिले हमें। दूसरी चीज़, क्लासिफिकेशन चेंज कब करें? लो जी, ये पिछले साल 200 मिलियन से इसके ऊपर एम्प्लॉयज़ थे, 800 मिलियन से ऊपर रेवेन्यू था, सब कुछ ऊपर था या कोई एक चीज़ भी ऊपर थी, ये क्या थी? लार्ज स्केल। इस साल ये सारी चीज़ें इससे नीचे आ गई, क्या करें? क्लासिफिकेशन चेंज कर दें? स्टैंडर्ड कहता है, ये कंपनीज एक्ट कहता है कि नहीं, कम से कम 2 कंसेक्टिव ईयर्स तक अगर इसकी ये तीनों चीज़ें नीचे रहेंगी तो फिर लार्ज स्केल में जो थी कंपनी वो मीडियम में आ जाएगी। कंसेक्टिव 2 ईयर्स, अगर ये नहीं कि एक साल नीचे आ गए, फिर 4 एम्प्लॉयज़ बढ़ गए, फिर ऊपर चला गया, फिर यही चेंज करते रहे हम। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन कब चेंज करेंगे? द क्लासिफिकेशन, कौन सी क्लासिफिकेशन है? क्या? लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल। ये क्लासिफिकेशन कब चेंज हो सकती है? वेयर इट डज नॉट फॉल अंडर प्रीवियस क्राइटेरिया फॉर 2 कंसेक्टिव ईयर्स। ठीक है, और तीसरी चीज़, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, इनके बारे में एक्ट क्या कहता है कि आपने ये कैसे डिसाइड करना है कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं? तो कहते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मीन्स एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड कैलकुलेटेड ऑन मंथली बेसिस। ठीक है, कि हर महीने के एंड पर जितने एम्प्लॉयज़ थे आपके पास, ये नहीं कि ये एंड के ऊपर कितने एम्प्लॉयज़ हैं आप 5 बंदों को भगा दें और 750 नीचे कर लें। एवरेज नंबर ऑफ, हर महीने के एंड पे कितने एम्प्लॉयज़ थे उनको आप पकड़े, ऐड करें, डिवाइड बाय 12 कर दें, तो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये 3 बातों का ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन प्रीवियस ईयर के ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बेस करेगी। क्लासिफिकेशन चेंज हो सकती है जब 2 कंसेक्टिव ईयर्स तक प्रीवियस वो क्राइटेरिया को मीट ना करें, तो फिर चेंज कर दें। ठीक है, जो भी था, मीडियम से लार्ज में जाना है या लार्ज से मीडियम में आना है, मीडियम से स्मॉल में आना है, चेंज करना है तो 2 कंसेक्टिव ईयर्स तक प्रीवियस क्राइटेरिया मीट ना करे तो फिर चेंज कर दो। ठीक है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कौन से होंगे? एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मंथ की बेस पर। ओके, अच्छा, मैं ये पढ़ा रहा था आपको, यानी कि इस सारे सफ़े में आपने इसको याद रखना है। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, मैं अभी आपको लेके जाता हूँ MCQs पे, तो आपको पता लगेगा। ठीक है, अच्छा, तो क्लासिफिकेशन, ये इसको अब याद करना है। वैसे इतना मुश्किल है नहीं, बस थोड़ा सी कोशिश की ज़रूरत है। वहाँ पे तो बहुत लंबी लंबी कहानी लिखी है, यहाँ पे आपको एक टेबल के अंदर सारी बात लिख के दे देगी। अभी तस्वीर खींच लेना भाई, 1 मिनट में देता हूँ। ठीक है, 200 मिलियन, 800 मिलियन, 200 मिलियन का शेयर कैपिटल, 800 मिलियन रेवेन्यू, 750 एम्प्लॉयज़। अगर अनलिस्टेड है, पब्लिक अनलिस्टेड है, इससे ऊपर लार्ज स्केल, नीचे तो अगर प्राइवेट है तो यही क्राइटेरिया है, इससे ऊपर लार्ज स्केल, इससे नीचे है तो स्मॉल स्केल। लेकिन एक चीज़ एडिशनल आ गई कि अगर 10 मिलियन से कम शेयर कैपिटल हो, 150 मिलियन से कम रेवेन्यू हो और 250 से भी कम एम्प्लॉयज़ हो, तो ये तो स्मॉल स्केल आ जाएगी। आगे आसान है, फॉरेन कंपनी है, सिर्फ रेवेन्यू है 1000 मिलियन, यानी कि 1 बिलियन रेवेन्यू से ऊपर है तो लार्ज स्केल, नीचे है तो मीडियम स्केल। NPO है, इनका रेवेन्यू क्या होता है? इनका कंट्रीब्यूशन, डोनेशन वगैरह, इनकी इनकम। ठीक है, इनका रेवेन्यू 200 मिलियन से ऊपर है तो लार्ज स्केल, नहीं तो मीडियम स्केल। उसके अलावा ये क्या हो गया? पब्लिक अनलिस्टेड, प्राइवेट, फॉरेन और NPO, ये 4 हो गई। 5वीं कैटेगरी है पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज की, जिनमें लिस्टेड तो है ही पब्लिक इंटरेस्ट, उसके अलावा कुछ अनलिस्टेड भी पब्लिक इंटरेस्ट हैं जो कि लिस्ट के अंदर गिवन है। अब ये कहानी हो गई डिसाइड। अब उसके बाद मैंने आपको कहा था कि ये 3 जो बच्चे हैं ना हमारे, ये परेशान कर रहे हैं हमें, बाकी सारे बच्चे शरीफ हैं। ठीक है, बाकी इजी है, इनको साइड पे रखें और पहले बाकियों के बारे में कर लेते हैं बात।
फोर्स कैजुअल, फोर्स कैजुअल, फोर्स कैजुअल, भूल गए। फोर्स कैजुअल तो सिर्फ लिस्टेड पर लगता है, सिर्फ एक लिस्टेड कंपनी के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स कैजुअल। उसके अलावा इनमें से किसी के ऊपर भी फोर्स कैजुअल नहीं लगना। फोर्स कैजुअल ज्यादा डिस्क्लोजर्स वाला लिस्टेड कंपनी पर लगेगा। ओके गॉट इट। तो बस फिर तो जिंदगी आसान होगी। फिफ्थ कैजुअल, 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 सब पे फिफ्थ कैजुअल लगा। फिफ्थ कैजुअल ना 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 ना, वो तो सिर्फ लिस्टेड, पहले बोला है सिर्फ लिस्टेड कंपनी के ऊपर लगेगा फोर्स कैजुअल। इसके अलावा सारे जहां की कंपनी के ऊपर कौन सा लगेगा, तो सिर्फ लिस्टेड पर फोर्थ, उसके अलावा सब पर फिफ्थ कैजुअल। अब वो कौन सी कंपनी, जोन सी मर्जी कंपनी। ठीक है, बात समझ आई। अगली बात, गड़बड़ चल रही है यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए, ठीक है, और यहां पर ये तीन परेशान कर रहे हैं ना बच्चे में। ठीक है, यहां पर स्केड्यूल कौन सा लगना है, वो तो फिफ्थ लगना है, ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नॉर्मल वाले नहीं, बल्कि रिवाइज्ड एएफआरएस छोटे वाले स्टैंडर्ड्स लगते हैं। इन पे बड़े स्टैंडर्ड्स अप्लाई नहीं होते, कम रिक्वायरमेंट्स वाले। ठीक हो गया, एक प्रॉब्लम खत्म। स्केड्यूल कौन सा लगता है, स्केड्यूल वो तो फिफ्थ पे, लिस्टेड के अलावा सब पे क्या है, फिफ्थ। लेकिन ये चूंकि एनपीओ है तो इस पे आईएफआरएस के साथ साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीओ भी लगते हैं। और मीडियम स्केल जो है ये एनपीओ अगर है तो इस पे आईएफआरएस लगते नहीं, इस पे क्या लगते हैं। अब समरी, फोर्स कैजुअल, आईएफआरएस, पक्की बात है, चलो। अच्छा आईएफआरएस तो है ना, आईएफआरएस किस जगह पर नहीं लगते, स्मॉल स्केल पर रिवाइज्ड एएफआरएस लगते हैं, और छोटी एनपीओ पर, मीडियम एनपीओ पर इनके अपने स्टैंडर्ड जो आप एफएआर 1 में पढ़ के आए। गॉट इट, ठीक है, चलिए। फिफ्थ स्केड्यूल और आईएफआरएस, फिफ्थ स्केड्यूल और आईएफआरएस, फिफ्थ स्केड्यूल और आईएफआरएस, फिफ्थ स्केड्यूल और, निकल कर साइड पे करके, साइड पे, प्रॉब्लम वालों को साइड पे, ठीक है। फिफ्थ स्केड्यूल आईएफआरएस, फिफ्थ स्केड्यूल आईएफआरएस, फिफ्थ स्केड्यूल आईएफआरएस प्लस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीओ। एक मिनट, फिफ्थ स्केड्यूल आईएफआरएस, फोर्थ स्केड्यूल प्लस आईएफआरएस, ठीक है, कहानी खत्म। अब प्रॉब्लम वालों की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम कौन कौन सी जगह पर है, इधर थी, इधर थी, इधर, ये तो मैं साथ ही कह गया, सॉरी यार, सॉरी, ठीक है। इन पर क्या लगने हैं, रिवाइज एएफआर, सब आखिरी बार, अब आखिरी बार आप बोलें। फिफ्थ स्केड्यूल आईएफ, अब सारे इकट्ठे ही बोलने हैं। फिफ्थ स्केड्यूल आईएफआरएस, फिफ्थ स्केड्यूल आईएफआरएस, फिफ्थ स्केड्यूल आईएफआरएस, फिफ्थ स्केड्यूल, फिफ्थ स्केड्यूल रिवाइज्ड एएफआरएस। अच्छा ये क्यों करवा रहा हूं, एमसीक्यूज अभी पास पेपर के भी दिखाता हूं, इनमें से पूछ लेता है। अब थोड़ा सा मेहनत कर लें जाते जाते, ठीक है। फिफ्थ स्केड्यूल आईएफआरएस, फिफ्थ स्केड्यूल आईएफआरएस, फिफ्थ स्केड्यूल आईएफआरएस प्लस एनपीओ, स्टैंडर्ड्स ऑन एनपीओ, ठीक है। और यहां पर फिफ्थ स्केड्यूल प्लस सिर्फ एनपीओ के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी। अब ये दो बच गए। पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में जो अनलिस्टेड हैं उन पे फिफ्थ स्केड्यूल आईएफआरएस, बस इसके अंदर आकर लगा फोर्थ स्केड्यूल और आईएफआरएस, तो इस जगह भी लगने, यानी कि आईएफआरएस वाला मसला दो जगह पे आया, बल्कि तीन कह लें। यहां पर लगते ही नहीं है, रिवाइज एएफआरएस लगते हैं, यहां पर लगते ही नहीं है, इनके अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ लगते हैं, यहां पर लगते तो हैं लेकिन साथ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ भी लगते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड का मसला तो सिर्फ यहीं पे आया, बाकी तो जिंदगी आसान है, हर जगह पे फिफ्थ स्केड्यूल लगना है, ठीक है, और एक जगह पर फोर्थ स्केड्यूल लगना है, वो कौन सा है, लिस्टेड। लेकिन ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, अगेन इसको याद रखना पड़ेगा। ये ज़रा सी मुश्किल है, लेकिन इतनी बार देख चुके हम कि अब इसकी तो आदत होने ही लग गई हमें, ठीक है। अब ज़रा ऐसा करते हैं, इसको ऐसे ही ओपन रहने देता हूँ मैं, हैं पिक्चर लेनी, ले लें पिक्चर लें। ओ नो जी बेटा, ये लार्ज स्केल रिक्वायरमेंट्स है ना। अब जो स्मॉल स्केल में फॉल कर गई उसके ऊपर छोटे वाले स्टैंडर्ड लगेंगे, उस पर रिक्वायरमेंट ही नहीं है बड़े स्टैंडर्ड लगाने की, तो बहुत बहुत कंसाइज इन्फॉर्मेशन होती है उनकी। ये जो बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं ये उस तरह से लगते ही नहीं है, बहुत रिवाइज करके उन छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब साथ में मैं कहता हूं एक और काम भी करते चले। अब जब ये डिसाइड हो गया कि लिस्टेड पर
फोर्थ लगना है और बाकी सब पर फिफ्थ लगना है। तो डिस्क्लोजर्स में फ़र्क है, तभी तो ये क्लासिफिकेशन की गई है। अगर सब डिस्क्लोजर्स एक जैसे होते तो ये फोर्थ और फिफ्थ वाला चक्कर ही नहीं था। वैसे तो ज़िंदगी आसान है, सिर्फ लिस्टेड पर फोर्थ लगना है, बाकी सब पर फिफ्थ लगना है। लेकिन कौन से अच्छा, और ज़्यादा कौन से होंगे आपके ख्याल में? नहीं, फोर्थ लिस्टेड कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी इस कैटेगरी के अंदर यही है, जो सिर्फ नाम से ही पब्लिक इंटरेस्ट है। तो लोगों का इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा है, तो ज़्यादा डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट इसी से ही कंपनीज एक्ट ने मांगी है। तो ज़्यादा डिस्क्लोजर्स फोर्थ में है, और फिर उससे अगला सबसे पहले थर्ड स्केजुअल है जिसने बताया किस पे क्या लगना है। फिर फोर्थ आया, ये लिस्टेड पे लगता है, इस पे ज़्यादा डिस्क्लोजर। फिर फिफ्थ आया, ये लिस्टेड के अलावा सब पे लगता है, इसमें कुछ कम है। अब कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं, ये ना हम अलग से ओपन करते हैं ताकि ये हमारा ओपन ही रहे। हम डिस्क्लोजर्स पढ़ते थे, कितना पढ़ते थे हम लोग। एक वक्त था, सेशन चल रहा था, जोश था, जज्बा था, जुनून था, FAR 2 ख़त्म करनी है, आज हो गई। अब क्या करेंगे? अब कुछ कोई मोटिवेशन ही नहीं अब बची है ना, अब क्या करेंगे? अब इसको 3 बार रिवाइज करना है पेपर से पहले। हाँ बिल्कुल, कम अज़ कम। चाय वंडता हूँ। डिस्क्लोजर यहाँ से शुरू हुए थे, ठीक है। ये जनरल इंफॉर्मेशन थी जिसके अंदर हमने कहा था जियोग्राफिकल लोकेशन एड्रेस बताओ ऑल बिजनेस यूनिट्स का, मिल्स का, प्लांट्स का, और रिमूवेबल एसिड्स का लोकेशन एरिया बताओ, कैपेसिटी बताओ, वगैरह वगैरह वगैरह, सारी बातें याद आ रही हैं। अब मैं सिर्फ वो आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें फिफ्थ स्केजुअल में नहीं है। जाहिर है वही छोटा स्केजुअल है। तो फिफ्थ स्केजुअल जो है वो सिर्फ कह रहा है एड्रेस ना डिस्क्लोज करो, यानी कि फिफ्थ स्केजुअल क्या कहता है? लोकेशन बताओ मिल्स और प्लांट की, लेकिन एड्रेस नहीं बताओ। डन। दूसरा पूरे का पूरा बुलेट ही नहीं है। क्या मतलब? वो कहता है अपने इमूवेबल फिक्स एसेट की लोकेशन एरिया बताने की जरूरत ही छोटी कंपनीज को नहीं है, ठीक है। तो यहां पर इस सफ़े पर सिर्फ ये 2 मसाइल हैं, ये पॉइंट सिरे से है ही नहीं। क्या चीज़? पर्टिकुलर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, और मिल्स प्लांट वाले में एड्रेस रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने ना अपने तौर पे लाइनें लगाई थी। मैं इधर ओपन करता हूं, पेज नंबर, हैंड रिटन पेज जो है ये मैंने अपने तौर पे ना लाइंस लगाई थी कि अगर आप इस सफ़े के ऊपर सिर्फ ये लाइंस लगा देना, ये इजी है इस तरह से करना। ये आपको आपके जहन के अंदर बैठे हुए हैं, ये पहले दिन बताया ना तो कंफ्यूज हो जाता है। अभी आपको सारे याद हैं, अब सिर्फ आपने ये डिसाइड करना है कि कौन से वाले फोर्थ में है, फिफ्थ में नहीं है। तो अभी हमने जो पहला जनरल इंफॉर्मेशन वाला पढ़ा, उसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें ऐसी हैं जो फिफ्थ स्केजुअल ने कहा है कि ज़रूरत नहीं है। मिल्स प्लांट का एड्रेस ना बताओ और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ ना बताओ। मिल्स प्लांट का एड्रेस ना बताओ, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ ना बताओ, बाकी सब ओके है। तो पहले याद होने वाले बच्चे को अब ये आसान काम है, लेकिन साथ साथ बताना इसलिए जो है वो मुश्किल काम होता है कि फिर वो असली वाले याद ही नहीं करते। अब अलग क्यों करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्यों है, MCQs के अंदर वो इसको टेस्ट करता है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले सफ़े पर याद हो गया मेरे ख्याल से, तो मुश्किल नहीं था। ये डिस्क्लोजर आपको याद है, डिस्क्लोजर आपको, ये आपने मिल्स प्लांट्स का एड्रेस नाम वो बताना है, उसका क्या कहते हैं, लोकेशन और एड्रेस बताना है। उसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी का एरिया और पर्टिकुलर बताओ है क्या चीज़, उसका एरिया बताओ, उसकी लोकेशन बताओ। उसके बाद कैपेसिटी कितनी है, कितनी प्रोडक्शन की थी, उसके बाद कितने एम्प्लॉइज़ थे, उसके बाद एसोसिएट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दो, लोकल एसोसिएट्स। अब ये तो टोटल डिस्क्लोजर्स हो गए। इनमें से फिफ्थ में कम होने हैं, कितने कम हैं इस सफ़े में, कितने कम हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला पॉइंट ही नहीं है और प्लांट वाले में एड्रेस रिक्वायर्ड नहीं है। तो मुझे लगता है ऐसे कि जो ये लिस्ट बनी हुई है इसके ऊपर हम यूं कर दें ना, अगर साफ सुथरी लाइन लगाएं तो जेन के अंदर बिठाना आसान है। बाकी इतना मुश्किल काम है नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पूरा पूरा डिस्क्लोजर नहीं है या कुछ पॉइंट्स नहीं है, लिस्टेड है ना। तो लिस्टेड पे तो ये सब लगने हैं। जो लिस्टेड के अलावा है ना, वो जो भी है वो अपने इमूवेबल एसेट्स की डिटेल ना बताए, ये पूरा बुलेट ही नहीं है फिफ्थ स्केड्यूल में, ठीक है। और वो अपने प्लांट के बारे में बताए जरूर कि लोकेशन कहाँ है, मतलब एरिया कौन सा, लेकिन उसका एड्रेस एग्जैक्ट देने की जरूरत नहीं। फर्क समझ आया अब? अच्छा, अगले सफ़े पे जाते हैं। वो फॉरेन एसोसिएट्स वाला जो था, इसके अंदर वो कहता है कि अब आपको याद है सारी बातें कि नाम बताओ,
उसका कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बेसिस ऑफ एसोसिएशन और एग्रीगेट परसेंटेज। ये सब बातें बतानी है आपने। लेकिन अगर आप लिस्टेड कंपनी नहीं है तो आप बेसिस ऑफ एसोसिएशन ना बताएं, आप एग्रीगेट परसेंटेज ना बताएं, ठीक है। लेकिन ये वाहिद जगह है, मैं अर्ज करूं, ये वाहिद जगह है पूरे इस, और कहीं पे ऐसा नहीं है। ये वाहिद जगह है जहां पे फिफ्थ स्केड्यूल 4 से एक कदम आगे बढ़ता है, और वो ये कहता है, फर्स्ट बुलेट में फिफ्थ स्केड्यूल कहता है कि रजिस्टर्ड एड्रेस भी बताओ। ये छोटा सा मसला है बस, बाकी तो इंशाल्लाह आपने बस उड़ाना ही है, हर जगह पे उड़ाना ही है आपने कि फोर्थ स्केड्यूल में ये चीज़ है, फिफ्थ में नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहां पर आए, मैंने कहा ना बताओ रिश्तेदारी की बेसिस, ना बताओ एग्रीगेट परसेंटेज, लेकिन यहां पर फोर्थ ने नेम सिर्फ मांगा था और कंट्री ऑफ ओरिजिन इन्होंने कहा नहीं, एड्रेस भी बताओ। अब क्या करें, शायद भूल से हो गया होगा लॉ बनाने वालों से, अब क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो इधर देखें जी, यहां पर आए हम फॉरेन एसोसिएट में, तो बेसिस एसोसिएशन ना बताओ, एग्रीगेट परसेंटेज ना बताओ। मैं ये रात को बैठा से लिख रहा था, नेम, कंट्री प्लस रजिस्टर्ड एड्रेस भी बताओ। बात समझ आई है, इस तरह से देख रहे हैं हम, ठीक है। अब ये थोड़ा सा जरा तंग होता है बंदा स्टार्ट में, लेकिन इसीलिए पहले बता देते तो वे तो कंफ्यूज ही रहते यार, कहाँ आना है कहाँ नहीं आना। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र है कि हमें याद है, तो याद है तो सिर्फ अब बस एक दो बार इसको देखना है, जरा एक दो बार देखने से ही बात जहन में बैठ रही है। सबसे पहले वाले पेज के ऊपर क्या था, मैंने छुपाया हुआ, सबसे पहले वाले पेज में क्या था, प्लांट वगैरह का एड्रेस ना बताओ, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल ना बताओ, बाकी सब कुछ है फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी, ठीक है। रिश्तेदारों वाले में आए तो इधर ना देखो, रिश्तेदारों वाले में आए तो उन्होंने कहा बेसिस ऑफ एसोसिएशन ना बताओ, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग ना बताओ, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़ गया फिफ्थ के एड्रेस भी दो, नाम और कंट्री के साथ, ठीक है। आगे बहुत आसान जिंदगी है। क्रेडिट फैसिलिटी सिरे से है ही नहीं, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी को रिक्वायर्ड है कि वो क्रेडिट फैसिलिटीज बताए, क्रेडिट फैसिलिटीज उड़ गया। यूटिलाइजेशन है ही नहीं, यानी लिस्टेड कंपनी जो है लोगों से पैसा जो इकट्ठे करते हैं वो ये यूटिलाइजेशन की प्रोसीड्स की यूटिलाइजेशन की बात बताएं, बाकियों को जरूरत नहीं है, तो ये पूरे का पूरा ही उड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट, आपने किसी को बाहर के मुल्क में लोन दिया हुआ है, एडवांस दिया हुआ है, डिपॉजिट दिया हुआ है, तो अगर आप लिस्टेड हैं तो ये सब कुछ बताएं, हमें याद है। और अगर आप लिस्टेड नहीं हैं तो जो मर्जी हैं, सिर्फ नाम बताएं कंपनी का और जहां पर जुरिसडिक्शन है वो बताएं। 2 से लेके 8 तक द इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन फिफ्थ स्केड्यूल, यानी कि कम चीजें हैं, ठीक है। तो सिंपल, सिर्फ ये छोड़ा मैंने, नेम एंड जुरिसडिक्शन, उसके बाद ये सारा कुछ उड़ गया, तो जिंदगी आसान हो रही है। लेकिन ये ध्यान रखना है, तो इसलिए बस 2-3 बार इसको देख लोगे, अल्लाह करेगा फिर एमसीक्यू में जहन के अंदर बात आ जाती है, फिर इतना मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद फॉरेन ट्रेड डेट्स, जरूरत नहीं है बताने की, अगर आप लिस्टेड नहीं है तो जरूरत ही नहीं है बताने की, पूरे का पूरा ही उड़ गया, ठीक है जी। बस इतना सही फर्क है, बाकी तो शरिया कंप्लाइंट है। आगे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, आगे सारे एक जैसे ही हैं, मुझे तो नज़र नहीं आई, कहीं नज़र आई हुई है तो बता दें, मुझे भी बता दें फिर। ये वाला भी नहीं है फिफ्थ स्केड्यूल के अंदर, वो जो हमने कहा था ना कि एचआर पॉलिसी, असल में वो इस सफ़े के ऊपर नहीं है इसलिए नज़र नहीं आ रहा, इसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स के बाद आगे आया नहीं था, आगे वो आप बुक की तरफ रेफ़र किया था। तो एक चीज़ इसका भी एहतियात कर लीजिएगा, ये जो हम लोन एडवांसेस के अंदर लिखते थे कि अगर एम्प्लॉइज़ को लोन दिया है, इस पर एचआर पॉलिसी है तो कुछ ना करो, और ये वो, ये पूरा पैरा ही आपके फिफ्थ स्केड्यूल के अंदर नहीं है। और देख लो जी, और कोई कहीं पे और निशानी, बस छोटी मोटी बातें हैं, इस हद तक जाए ये तो बहुत मुश्किल है। देखो ना, द वर्ड रिलेटेड पार्टी इज नॉट देयर इन फिफ्थ स्केड्यूल बट वर्ड एसोसिएटेड इज देयर। इस डिटेल में ज़्यादा, इतनी माइन्यूट डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो बातें याद करने वाली थी मेरे हिसाब से वो हमने कर ली हैं। मुझे तो इससे भी कोई डर नहीं लग रहा, ठीक है, इसका इतना मसला नहीं। बहरहाल इसको याद रख लो कि वो जो आपकी एचआर पॉलिसी वाली जो पैरा था वो स्केड्यूल में नहीं है, बाकी तो बस यहाँ से आपने याद करना है कोशिश करके। असल में पीले मैंने भी इस्तेमाल कर लिए ना, पीले पीले ही हो गए। तो इधर देखो जी, आखिरी बार देखो, उसके बाद फिर बस चलते हैं एमसीक्यूज़, तो 15 मिनट में हो जाने हैं। पहला सफ़ा अब तो याद हो गया, आपने प्लांट्स के बारे में एड्रेस नहीं बताना और इमूवेबल प्रॉपर्टी बतानी ही नहीं। फोर्थ स्केड्यूल में कहता है कि सब कुछ बताना है, फिफ्थ वाले कहते हैं इतनी माफ़ी है। रिश्तेदारों की बात आई तो रिश्तेदारों के बारे में उसने कहा सिर्फ नाम बताओ, कंट्री ऑफ ओरिजिन बताओ, बाकी कुछ ना बताओ। लेकिन एडिशनल बात है, ये वाहिद मैंने कहा एडिशनल बात, जिसके अंदर फिफ्थ स्केड्यूल ने बढ़ के कुछ मांग लिया, वरना फोर्थ स्केड्यूल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा ही है, ठीक है। क्रेडिट फैसिलिटीज़ बनाना ही नहीं, यूटिलाइजेशन वाला बनाना ही नहीं। उसके बाद
बाहर वाले लोगों को कोई उधार वगैरह कोई इन्वेस्टमेंट्स दी हुई है, तो वो लंबा सा एक नोट देखा था ओने पता नहीं क्या वो, ठीक है ना, वो श्रीलंका वाली कंपनी, और वो सारा कुछ कितना, वो लिस्टेड कंपनी ऐसा बनाती है, अगर कोई अनलिस्ट उसके अलावा लिस्टेड के अलावा कोई भी हो उसने सिर्फ नाम बताना है और कंट्री ऑफ ओरिजिन बताना है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन उनके नहीं है। फॉरेन ट्रेड एक्ट्स के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगला मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि आप इस लेवल तक जाए कि वो छोटी बात भी करे, बहुत मुश्किल है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं इसको, कौन सा, हैंड रिटन। ये ऐसे करके देखना चाह रहे हैं बच्चे, तुम्हें नहीं पता लास्ट पेज है, ये ऐसे करके देखना चाह रहे हैं, ये खुद नहीं कर रहे ये काम, ये इसको भी ऐसे करके देख, हद होगी, खुद करो ये काम। अच्छा आपके सफ़े ख़राब हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं ना, आप ऐसे आप कच्ची पेंसिल से काटें यार, आप लेड पेंसिल से काट लेना, फिर मिटा लें, फिर काट लें, प्रैक्टिस करें, हल्का सा पढ़ना पड़ेगा। अच्छा अब किथे किथे की खुले है देख लीजिए, ये तस्वीर है यार की, मैं तो इसको वैसे एनकरेज नहीं करना चाह रहा इस तस्वीर को, मैं तो चाह रहा हूँ कि आप बस वहाँ से पढ़ें और इसी तरह से दिमाग के अंदर सोच कर तो इसके ऊपर वैसे ही बस निशान, वैसी उंगलियों से निशान लगा लें, ये नहीं है ये नहीं, इसको देख के निशान लगाएंगे तो आप क्या सोचेंगे यार ये कौन सा है जी, फाइनल अकाउंट्स के MCQs ही है ना, ये क्या चल रहा है, MCQs ही है ना, सही है, यहाँ से ही करते हैं, चलो। अच्छा अब मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि आप MCQs करते जाएंगे, मैं तो सिर्फ आपको ना, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, मैं तो आपको ये आपका चार्ट आपके सामने रखूँगा, ठीक है। बस माजरत के साथ एक सफ़ा जो आपने पढ़ना है पहला, वो भी एक बार पढ़ लीजिएगा, लिस्टेड कंपनी के अलावा पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज कौन सी हैं, ठीक है ना, तो ये सिर्फ सफ़ा आपने यहाँ से पढ़ लेना है, इतना को, ठीक है। एक बार पढ़ लेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि इनमें से कौन कौन सी होती हैं, वही बेसिकली बैंकिंग कंपनीज हैं, इंश्योरेंस हैं, ठीक है, ये सारी कंपनी इसी तरह की हैं जिनके साथ पब्लिक की डीलिंग होती है, तो अगर वो लिस्टेड भी हैं तो वो पब्लिक इंटरेस्ट हैं, तो एक बार पढ़ लेंगे तो आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा फिर इस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम MCQs को देख लेते हैं। यहाँ से ही शुरू करें, विच ऑफ द, अच्छा अब ये देखो मैंने क्या करना है, मैंने आपके सामने इसको रख देना है, आपको उम्मीद है इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। all of which of the following statement is or are correct? All public interest companies must follow requirement of 4 schedule. नहीं, ये तो वहीं गलत हो गया, आपने आगे नहीं जाने दिया। ऑल पब्लिक इंटरेस्ट नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट में तो बहुत सारी वो भी हैं जो लिस्ट गिवन है जिसके ऊपर 5th स्केड्यूल लगता है, चले नहीं, ठीक है। अच्छा तो ये तो गलत हो गया, यहीं से ही जी। उसके बाद IS1 requires entity to show an analysis of expenses based on both nature and function. अच्छा रिक्वायर करता है नहीं, ऑप्शन देता है। आपने इंट्रो के अंदर पढ़ा होगा P&L 2 तरह से बन सकता है। P&L ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस आप बनाते हैं, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, GP, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, तो ये क्या हैं, ये आपके फंक्शंस हैं। ये क्या है जी आपके, एक P&L जो है वो आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंस भी बनता है। अब अजीब सा वैसे ऐसे ही कभी आपने देखा भी नहीं होगा, ठीक है। तो सेल्स में से चेंज इन, शायद इसका कुछ सवाल देख लूँ छोटा सा 15 मिनट में, वैसे तो मैंने लास्ट अटैम्प्ट ही करानी, दिल में आ रही, चलो छोड़ो, मुझे बस एंड पे याद कराना कि ये मैंने क्या कहा है। अच्छा जी, चेंज इन इन्वेंट्रीज होती हैं कुछ, उसके बाद सैलरीज, डेप्रीसिएशन और ऑल अदर एक्सपेंसेस, बस ये नेचर ऑफ एक्सपेंस है। ये इस बेस पे भी P&L बनता है जो आपने ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं होना, ठीक है। तो बहरहाल ये एक ऑप्शन है जो IS1 देता है, कोई मैंडेटरी नहीं है। कभी आप मैंडेटरी होता तो आपको हर जगह नज़र ना आता, दोनों तरह से बना हुआ, ठीक है। तो ये भी सही नहीं है, तो सही क्या है, डी। सही क्या है कि दोनों सही नहीं है। Which of the following statement under Companies Act is correct? The classification of company shall be based on, वो अभी भी पढ़ के आए इत्तेफाक से। अच्छा देखो देखो देखो, ये एक मार्क मुफ्त का। तो ये चीज़ें पढ़ने से ये 2-3 मार्क्स वो होते हैं जो 47-48 पे नहीं फंसाते, आपको निकाल देते हैं, मुफ्त के होते हैं ना, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंपनी शैल बी बेस्ड ऑन करंट ईयर्स ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शैल बी बेस्ड ऑन करंट ईयर्स,
नहीं, प्रीवियस प्रीवियस द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी कैन बी चेंज वेयर इट डज नॉट फॉल अंडर प्रीवियस क्राइटेरिया फॉर 2। हाँ ये सही है, ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट। चलो यार ये तब हो गया, देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग 44 विच, अब जो बस मैंने जो निशान लगाया वही करते जाएं, ठीक है ना भाई, कि उसके अलावा करने की जरूरत नहीं, तभी तो मैं निशान नहीं लगाया, मतलब कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे होते हैं ना, ठीक है। तो बस आप ये करते जाएं, इन्हीं को निशान लगाते जाएं, और ये भी आपकी तसल्ली के लिए करवा रहा हूँ, वैसे आपके ये तैयार ही थे अगर ये करवा देता तो, लेकिन असल में क्लास के अंदर आपको होमवर्क दे देता तो अच्छा होता, फिर आपसे भी तसल्ली हो जाती कि जी हाँ हो गए। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग फ्रेमवर्क एंड स्केड्यूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग फ्रेमवर्क IFRS एंड स्केड्यूल ऑफ कंपनी, फिफ्थ या फोर्थ, ठीक है जी, अप्लाइज टू नॉन लिस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी। अच्छा वैसे आपको एक बात बताऊं, वैसे एक बात बताऊं, थोड़ा ध्यान से ना इसको पढ़ लेना, पता है क्यों? क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी में नॉन लिस्टेड कंपनीज के अंदर पब्लिक सेक्टर कंपनी आ रही है, ठीक है। अब ये बात यहाँ पे तो उसने क्लियरली लिख दी है, लेकिन ये ध्यान से देखना, पब्लिक सेक्टर कंपनी ऐसी है जो आपको पढ़ने से शायद याद ना रहे बाद में, बाकी ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, NBFC है, मुदारबा इंश्योरेंस है, तो ये ज़रा ध्यान में रखना, पब्लिक सेक्टर कंपनी जो लिस्टेड ना हो, ठीक है, वो क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो लिस्टेड ना हो, अनलिस्टेड हो, वो पब्लिक इंटरेस्ट है। मैंने कहा ये ज़रा पॉइंट ध्यान में रखना, कहीं पे यूज़ ही हो जाता है। अच्छा चलें छोड़ें यार, दफ़ा करें, हम क्या बात कर रहे थे और किधर चले गए। 15 मिनट है आपके पास ये MCQs खत्म करने के लिए, जल्दी से, शाबाश जी। विच ऑफ द फॉलोइंग IFRS लगते हैं, विच ऑफ द फ्रेमवर्क कौन सा लगता है जी? IFRS और फिफ्थ स्केड्यूल, ये सही लग रहा है। IFRS और फोर्थ नहीं, रिवाइज AFRS ये शॉर्ट पे, क्योंकि ये जो स्मॉल स्केल है ना, ये सिर्फ PVT हो सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी कैटेगरी अलग है, रिवाइज AFRS नहीं यार, तो यही बनता है ए। पढ़ें जी, जल्दी करें। अब आप ये लें, आप 42 अपने पास ओपन करें और यहां से देखें। वैसे यहां दिखाना नहीं चाहिए था, ज़बानी करना चाहिए था आपको। एन A लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड तो नहीं है, फोर्थ स्केड्यूल तो इस पे नहीं लगेगा, इज द पेरेंट ऑफ B लिमिटेड। ओ यार, ये एक लिस्टेड कंपनी की पेरेंट है, ये पॉइंट तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये भी कहीं पे था, मैंने देखा भी था, चलो खैर। विच स्केड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट वुड अप्लाई टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ A लिमिटेड एंड B लिमिटेड फॉर डिस्क्लोजर्स? तो A लिमिटेड के ऊपर तो फिफ्थ स्केड्यूल लगेगा, B के ऊपर कोई और देख लो, फोर्थ इधर नहीं लग सकता, फोर्थ नहीं, फिफ्थ दोनों पर नहीं, ये भी सही नहीं है, तो ये A ही सही है। नेक्स्ट, ये भी मैंने गोल दायरा लगाया है अपनी तरफ से। पढ़ें जी, मैं कहता हूं पहले ना देखें टेबल, पहले वैसे देखें। अच्छा, अब ये दूसरी तरफ चला गया काम, वो जो मैंने अभी पढ़ाया है कि कौन से फोर्थ में कौन से नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्लोजर अंडर फिफ्थ? हम ये ढूंढते हैं, मैं नोट बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व्स, जाके देख लो, मुझे कोई मसला नहीं है, वो ऐसी जगह थी नहीं जहां पर मैं रोक के कहता देखो ये फोर्थ में है फिफ्थ में नहीं है। तो जहां मैंने रोका है ना, सिर्फ वहां पे फर्क है, जहां पे नहीं रोका वहां पे कोई फर्क दोनों में नहीं था। अब जाके देख लो, कैपिटल वाला जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट थी ना, उसमें कहीं पे आपको ये लाइन पड़ी हुई नहीं मिलेगी कि ये फोर्थ में है फिफ्थ में नहीं है, इसका मतलब ये फिफ्थ का है। जनरल नेशन ऑफ एनी, हाँ ये अनअवेल्ड क्रेडिट सिर्फ कौन, सिर्फ किसका है? फोर्थ का, ये फिफ्थ का नहीं है। कैपेसिटी पहले सफे पढ़ के आए हैं, कहीं पे लिखा हुआ था कैपेसिटी वाला पॉइंट नहीं है, ये तो फिफ्थ का है। रेमुनरेशन वाला पॉइंट जब पढ़ा था, तो अभी भी मैंने जाकर PNL में कोई चीज दिखाई नहीं, लेकिन वो सारे के सारे सब पे ही लगते हैं, जहां फर्क था वहां बता दिया, जहां फर्क था वहां पे। हाँ एक चीज बस आगे गई थी, वो वर्ड एसोसिएट, इतनी बारीकी मैंने कहा जान दो, ओदी माफी दे दो, वो नहीं करेगा, जहां तक हो सकता है काम वो यही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फिफ्थ के हैं, तो 3 सही आंसर है। नहीं, उसने पूछा था कौन सा नहीं है, तो हमने कहा अच्छा जी ये नहीं है। जल्दी करें, 40 करें। ओपन करूं वो टेबल या चल रहा है काम? आपके पास वो टेबल होना चाहिए, ठीक है। ओके, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड स्केड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट
फॉर लार्ज साइज कंपनी, देखो लार्ज साइज कंपनी जो है वो लिस्टेड तो नहीं है ना, लिस्टेड का तो वो खुद बताता, क्या ख्याल है, ठीक है। अच्छा, अब वो लार्ज साइज कंपनी जो है वो या तो देखो पब्लिक इंटरेस्ट एक कैटेगरी अलग है, ये ऊपर हेडिंग मैंने अभी, पब्लिक इंटरेस्ट की एक अलग कैटेगरी है, उसमें पब्लिक लिस्टेड आती है और कुछ एक नॉन लिस्टेड भी आती हैं। उसके बाद आगे अगर आप देखें ना तो आगे फिर ये सारी कहानी है, लार्ज स्केल फॉरेन, मीडियम स्केल, यहाँ से पढ़ें तो पैसे पागल हो जाएं, ठीक है। फॉरेन है, एनपीओ है, स्मॉल साइज है, ठीक है। ये सारी कैटेगरीज जो हैं ये इनके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट कंपनीज के अलावा बाकी सारी हैं, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल, ठीक है। ये तीन ही कैटेगरीज हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि फॉरेन कंपनी आ जाए, एनपीओ आ जाए, लेकिन लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल, ठीक है। तो ये कैटेगराइजेशन है। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या थी उसकी, क्या एप्लीकेबल फ्रेमवर्क क्या है जी, लार्ज साइज का आईएफआरएस लगते हैं, बिल्कुल लार्ज स्केल पे। रिवाइज्ड एएफआरएस तो सिर्फ किस पे लगते हैं, स्मॉल। फोर्स कैजुअल लगता है, नहीं, वो तो लिस्टेड पे लगता है। आईएफआरएस एंड फिक्स्ड कैजुअल, ये सही लग रहा है। रिवाइज है ये तो स्मॉल पे, रिवाइज बी 39। स्मॉल साइज की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एक प्राइवेट कंपनी होती है, जाहिर है इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकती। कहो तो दिखा दूं, ये सही है। पेड अप कैपिटल अप टू 10 मिलियन होता है। टोटल एसेट्स, ऐसे नहीं आता आपके दिमाग का, ऐसे ऐसे करके ऐसे ही है ना, ये कहां से आ गया, ये तो नहीं पढ़ा था। एम्प्लॉइज नॉट मोर देन, सही है। तो ये तीनों ही हैं। उसने क्या कहा है, कौन सा, तो सी नहीं। 33। हाँ, बीच में कोई अगर होगा काम का तो देख लेना, वैसे होगा नहीं, फिर एमसी को आगे पूछ लेना, जूम मीटिंग में आगे पूछ लेना क्या मसला। जी आप कर रहे हैं काम आज। Which of the following statements are correct according to IS 1? All financial statements are prepared using accrual basis of accounting. नहीं, ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं। कैश फ्लो जो है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आप बनाया करते थे FAR 1 में, उसमें तो सिर्फ क्या आता है, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। एंटिटी शेल रीक्लासीफाई कंपैरेटिव अमाउंट अनलेस रीक्लासिफिकेशन इज, हाँ रीक्लासीफाई करना पड़ता है कंपैरेटिव को अगर कोई मसला हो जाए। IS 1 कहता है रीक्लासीफाई कर लो। हाँ, अगर रिक्लासिफिकेशन इम्प्रैक्टिकल है, मतलब कोई गलती हो गई, आपने पॉलिसी चेंज किया, ये प्रायर ईयर एरर पकड़ा गया, तो रिक्लासिफिकेशन करते थे ना, कंपैरेटिव की रिक्लासिफिकेशन करते थे या नहीं करते थे, कर सकते हैं ना, चेंज हो जाए। FAR 1 का है, लेकिन असल में IS 1 का है। अब IS 1 पूरा पढ़ें तो ये बातें समझ में आती हैं, लेकिन अब एक हद है ना, पहले ही हद क्रॉस हो चुकी हुई है, तो सिलेबस की तो हद नहीं ना खत्म होती, तो फिर क्या करें, कुछ लिमिटेशन हैं बस, ठीक है, ऐसे ही बस समझा के जैसे कर रहे हैं। तो कंपैरेटिव जो है वो रिक्लासीफाई करना होता है, लेकिन अगर पिछले साल के रिकॉर्ड्स ही जल गए, अब FAR 1 का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर इम्प्रैक्टिकेबल हो गया तो फिर रिक्लासीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 सही है जी, कोई है नीचे ऑप्शन के सिर्फ 2 सही है, ये सही, ये सही है और गलत, ठीक है जी। 32 करें। Which of the following statements are correct? Profit or loss in the is the total of income less expense including components of other हैं। प्रॉफिट और लॉस में OCI होता है, TCI में PNL भी होता है और OCI भी होता है। वो यूं कहता ना TCI में OCI होता है, फिर तो ठीक था। PNL में OCI होता है, ये गलत है। PNL तो वो तो आउटसाइड OCI, आउटसाइड PNL होता था, OCI नाम ही यही था, ठीक है, ये तो गलत। An entity shall present, पढ़ो, entity shall present with equal prominence all the financial statements in a complete set। जाहिर सी बात है, आप हेडिंग देख कर आए थे, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, फिर स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम है, स्टेटमेंट चेन इक्विटी है, फिर नोट, फिर स्टेटमेंट कैश फ्लो है, फिर नोट्स। ये कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो है उसके 5 कंपोनेंट्स हैं, ये आपने इंट्रो में पढ़ा होगा। तो कह रहा है इक्वल प्रोमिनेंस के साथ सबको दिखाओ या किसी को किसी में छुपा दो,
नहीं, किसी को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सही है, बिल्कुल सही। अब ये अगेन IS1 अब क्या करें, पूरा IS1 तो नहीं पढ़ सकते आप, तो ऐसी बात वैसे भी आपने देखा ये पास पेपर के नहीं, ये ICAP की किताब के अंदर पड़े हुए MCQs हैं, पास पेपर वाले तो आप देख कर आ रहे हैं, जितने थे वो आपने कर लिए हैं, पढ़का दिए हैं सारे। कौन सा है जी इसमें से? बीटा। चलें जी 31 भी देख ही लें, फिर थोड़ा जंप लगाते हैं। The judgment on whether additional items are presented separately is based on an assessment of nature and liquidity। अच्छा, एडिशनल आइटम्स को प्रेजेंट करना है सेपरेटली, मतलब बैलेंस, जैसे मिसाल के तौर पे बैलेंस शीट के फेस के ऊपर आपने एडिशनल आइटम्स को करना है या नहीं करना, ये बेस करता है नेचर एंड लिक्विडिटी। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। नेचर क्या है जी, PPE को अलग रखो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अलग रखो जी, CWIP को अलग रख दो, क्योंकि इनकी नेचर ज़रा डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। लिक्विडिटी किधर गया? लिक्विडिटी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, डेटर स्टॉक सब ज़रा कम लिक्विड है, फिर थोड़ा डेटर ज़्यादा लिक्विड है, फिर उसके बाद बैंक है, फिर कैश है, तो अलग अलग शो कर सकते हैं, बिल्कुल। फंक्शन ऑफ एसेट, हाँ फंक्शन भी ऐसी है, फंक्शन ही बोल रहा था मैं, PPE यूज़ हो रहा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रेंटल पे है, तो फंक्शंस की बेस पे आप सेपरेट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अगेन IS1 चल रहा है, ये 2-4 MCQ ज़रा छेड़ने के लिए हैं आपको, ठीक है। पास पेपर में ये नहीं है, क्योंकि पास पेपर में उसे भी पता है IS1 सारा कौन पढ़ के आ सकता है, ठीक है। अमाउंट्स, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ अमाउंट, नेचर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अमाउंट कितनी है, नेचर करंट है, नॉन करंट है, टाइमिंग लाइबिलिटीज़ की, इसकी बेस करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन इसकी बेस पे कर रहे होते, तो ये भी ठीक ही लग रहा है। स्पेस, अच्छा ऐसी अजीब बात होगी ना जो नहीं होगी, दूर से ही पता लगेगा। वो कहता है कि आपने एडिशनल आइटम्स को प्रेजेंट करना है सेपरेटली या नहीं करना, ये बेस करता है आपकी बैलेंस शीट के अंदर, आपकी फाइनेंस स्टेटमेंट्स के अंदर जगह है कि नहीं है। अगर जगह खत्म हो गई है तो अलग से ना दिखाओ यार, हद हो गई यार। तो कौन सा सही बन रहा है? 28 करें। चलें, आपको थोड़ा सा हंसाना भी तो है ना, हंसाना है, खिलाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्लायंस विद IFRS। कंप्लायंस स्टेटमेंट याद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर? आज सारा लेक्चर मैंने बैठ के पढ़ाया, लेकिन गला फिर भी बैठ गया, असल में बोलना तो चल ही रहा है ना। जी बेटा खड़े हो। अच्छा जी, मंगवा लूंगा ब्रेक में इंशाल्लाह। आज ना छेड़ना प्लीज, दिस इज नॉट संडे। which of the following is appropriate statement regarding compliance with IFRS। compliance statement याद करो, जिसमें हमने कहा था these financial statements are prepared in accordance with applicable financial reporting framework as applicable in Pakistan, ठीक है। तो इस तरह की अगर कहो तो दिखा देता हूँ, पहले पढ़ लेते हैं, शायद वैसे ही काम चल जाए, वरना देख आएंगे स्टेट compliance। these financial statements have been prepared in accordance with most of, नहीं, these financial have been prepared in accordance with all IFRS except, यार ये मजाक है। These financial statements have been prepared in accordance with IFRS, ये सही है, सिलेक्टेड भी नहीं, ठीक है। तो C is the correct option। 27 करो, C है ना, सीटा। अच्छा अब देखो, बचपन से एक चीज आपको बताई जा रही है, इधर देखो, मिसाल के तौर पे ये जनाब क्या नाम है तुम्हारा, शहरियार लिमिटेड है, SL, ये इसकी जब हम बना रहे हैं जनाब स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम, और ये हम लिख रहे हैं जी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 24। उसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं रुपीज़, यहाँ पर लिख रहे हैं 1000, और वो पॉइंट्स में आ रहा है। अच्छा अब ये बेटा मैंने ना 5 चीज़ें बताई हैं, बचपन से आपको इसाज़ा ने सिखाया होगा, असल में IS1 ने ही ये कहा हुआ है कि आप किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर ये चीज़ें लिखें, रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम, रिपोर्ट का नाम, रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग करेंसी और लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ। 1000 नहीं होगा तो लेवल ऑफ राउंडिंग क्या, रुपीज़ ही है। अब ये 5 चीज़ें जो हैं ये हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर आपने हर कंपोनेंट के ऊपर आपने लिखनी होती हैं, ठीक है। अब वो सवाल क्या कर रहा है, ईच कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी आइडेंटिफाइड क्लियरली, in addition following information shall be displayed prominently: the name of reporting undertaking, name of chief accountant, whether financial statement cover individual undertaking or group, हाँ वो नाम से ही पता लग जाता है, ठीक है। कंसोलिडेटेड लिखें या इंडिविजुअल लिखें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट,
पीरियड कवर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेयर विच एवर अप्रोप्रिएट दैट कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाँ ठीक है। प्रेजेंटेशन करेंसी रुपीज, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ, ये सब तो ठीक है, यही अजीब लग रहा है मुझे। अब उसने क्या कहा था, क्या कहा था नीचे रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ पे कहीं रिक्वायरमेंट नहीं लिखी हुई। इन एडिशन, हाँ, इन एडिशन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शैल बी डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली, तो ऑल ऑफ द अबव एक्सेप्ट 2, ठीक है जी। अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी इनअप्रोप्रिएट हैं तो आप रेक्टिफाई कर लो, सिर्फ बता दो, चेक करो कहानी। कहता है अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी इनअप्रोप्रिएट है, उसकी रेक्टिफिकेशन करो। कैसे? लोगों को बता दो जी हमारी पॉलिसी गलत है। ओ भाई गलत नहीं बताना, गलती को सही करना है। अगर इस साल की है तो बस इसी साल को सही कर लो, बताने की जरूरत भी नहीं है। और अगर पिछले साल की गलती है तो फिर आपको रिक्लासिफिकेशन भी करनी पड़ेगी, रीस्टेटमेंट करनी पड़ेगी, और नोट बनाना पड़ेगा प्रायर ईयर एरर का, ठीक है ना, जो आपको याद नहीं है वो नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नोट्स बनाएंगे, रेक्टिफाइड बाय नोट्स, एक्सप्लेनेटरी मटेरियल, नन ऑफ द अबव। जी क्या लगता है आपको? इनमें से तो कोई भी नहीं है। आपको अगर इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी है तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, करेक्ट करके ही, रेक्टिफिकेशन से। ये सारे काम नहीं हो सकते डिस्क्लोजर दे दें, सिर्फ नोट्स भी डिस्क्लोजर ही होते हैं, एक्सप्लेनेशन दे दें। और यार सही करने की बात ही नहीं कर रहे हो, गलत पॉलिसी और कह रहा है मैं नोट दे के बता रहा हूँ, डिस्क्लोज कर, मैं लोगों को बता रहा हूँ। सही करो यार, करंट ईयर के तो करंट ईयर में सही करो, प्रीवियस ईयर के तो रीस्टेटमेंट भी करो, सही करना पड़ेगा। 25 ये यार कितना कहें यार, ये मैंने 2-4-5 ऐसे कर दिए थे। वेयर आर इक्विटी डिविडेंड्स पेड प्रेजेंटेड। इक्विटी डिविडेंड जो पेड होता है वो प्रेजेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज अ डिडक्शन फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स, सही कह रहा है, एज अ लायबिलिटी। अच्छा, डबल एंट्री तो होती है, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेबल क्रेडिट, तो ये बात शक में डाल सकती थी, लेकिन इस चीज़ ने बचा लिया। उसने क्या कहा है, जो पेड डिविडेंड है वो कहाँ आएगा? रिटेन्ड अर्निंग में तो डेबिट होता है ना, डिविडेंड पेबल की बजाय कैश क्रेडिट कर दो, पेड है तो ठीक है। एक्सपेंस नहीं, और ये भी नहीं। ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं? FAR 1 के अंदर आपने देखा हुआ है, चीज़ को खरीदने के लिए जेब से पैसे निकले और घूम के पैसे वापस आ गए, ये कहता है आपका ट्रेड साइकिल कहलाता है, वर्किंग कैपिटल साइकिल कह लो इसको, कैश ऑपरेटिंग साइकिल कह लो, ठीक है। तो IAS 1 डिफाइंस ऑपरेटिंग साइकिल एज टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एसेट एंड डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड्स टू कस्टमर। नहीं 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 नहीं, सिर्फ पैसे, सिर्फ चीज़ बेच कर नहीं आपने कहना साइकिल पूरा हो गया, पैसे भी आने दो। टाइम बिटवीन डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड्स नहीं, एक्विजिशन से, ये तो आगे चला गया बीच में। टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एसेट, ये सही लग रहा है। फॉर प्रोसेसिंग एंड पेमेंट ऑफ कैश टू, नहीं, टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम, यही सही लग रहा है मुझे तो। चले 21 पढ़े। जी बेटा, बेटा टाइम बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एसेट फॉर प्रोसेसिंग मतलब यूज़ करना है या बेचना है, हो गया काम, एंड रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर, जब वो उसको बेच दिया तो उसके बाद फिर कैश आया, ठीक है। अच्छा अगेन जी, ये IAS 1 के अंदर गिवन एक डेफिनेशन है करंट लायबिलिटी की, शायद इंट्रो के आपकी किताब के अंदर भी हो, मुझे लगता है किसी ने मुझसे पूछा था, PRC की किताब में शायद है। बहरहाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट नेसेसरली लीड टू अ लायबिलिटी बीइंग क्लासिफाइड एज करंट। नॉट को छोड़ें, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर आपकी लायबिलिटी करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई हो सकती है? पहले ये देख लेना, सीधा बात जरा समझ आसानी से आती है। लायबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन कोर्स ऑफ एंटिटीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। लग रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, तसल्ली कर लें। लायबिलिटी हैज अराइजन ड्यूरिंग करंट। अच्छा, लायबिलिटी इसलिए करंट रखोगे इसी साल आई है चबला ना मारो। लायबिलिटी इज हेल्ड प्राइमरीली फॉर पर्पज ऑफ, ये भी लग रहा है, लेकिन देखते हैं। लायबिलिटी इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ आफ्टर द, अब ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, और ये भी सही लग रहा है। तो इसका मतलब ये चीज़ें तो सारी की सारी उसी तरफ जा रही हैं। एक ही चीज़ ऐसी है जो दूर से नज़र आ रही है कि नहीं है, उसने नहीं वाला ही पूछा था।
वही पहले बता देता। अच्छा जी ठीक है जी, करो फिर लैंड लगी जी। और ये छोटे छोटे यार अभी आपने ये वाले ये आर्थ लिमिटेड नॉन लिस्टेड है, बट अकॉर्डिंग टू थर्ड स्केड्यूल इट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। अनलिस्टेड है लेकिन लेट्स से शुगर इंडस्ट्री है, शुगर मिल है। विच स्केड्यूल इज एप्लीकेबल? दो खाना विच स्केड्यूल लिस्ट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया? थर्ड। मास लिमिटेड इज अ पब्लिक अनलिस्टेड, यही दिखाने गया था ना आपको थोड़ी देर पहले। ठहर जाओ एक मिनट। पब्लिक सेक्टर कंपनी, ऐसा नहीं वो और है, पब्लिक सेक्टर लिखा हुआ है ये तो जी। मार्स लिमिटेड क्या है जी? पब्लिक है लेकिन अनलिस्टेड है। सब्सिडरी है मरकरी की जो कि लिस्टेड है। अब वो कहता है विच स्केड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल टू इट। अब इट का मतलब क्या है? मार्स ही लग रहा है मुझे, मार्स की बात ही हो रही है तो इस पर तो 50 लगेगा, फोर्थ लगेगा तो अब्बा जी पे लगता रहेगा फोर्थ। नेपच्यून इज अ लार्ज साइज कंपनी। लार्ज साइज मतलब वो अनलिस्टेड भी हो सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं लेकिन अनलिस्टेड, प्राइवेट, फॉरेन या एनपीओ, ये सब में से हो सकती है, जो वो सबसे ऊपर वाली कैटेगरी में थी, सबसे ऊपर वाली। अकॉर्डिंग टू थर्ड स्केड्यूल विच स्केड्यूल यार कितना आसान था ना ये काम, शुक्र है पढ़ लिया था, वरना तो ऐसे खाम खा लगता कि ये एमसीक्यूज 2-3 आ गए हैं तो मारे गए, हालांकि कुछ भी नहीं था इसके अंदर। मर्करी इज अ लिस्टेड कंपनी। आगे ना पढ़ूं, पढ़ तो लेने दो। विच स्केड्यूल अच्छा ठीक है। चार्थ इन रिस्पेक्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। चलो ये तो पुरानी रिवीजन हो गई, आपने नोट बनाया था शेयर कैपिटल का। वो कहता है शेयर इशूड शेयर कैपिटल के बारे में ये चीजें अलग अलग बताओ। शेयर अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन पेड इन कैश, शेयर अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश शोइंग सेपरेटली शेयर अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड अदर्स। हाँ जी, रीजन बताओ। शेयर अलॉटेड एज बोनस, ट्रेजरी शेयर, ये सभी के सभी हैं। ये ट्रेजरी शेयर मैंने कहा था आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन डिस्क्लोजर में तो है जाके पढ़ लो। ये वैसे आएगा नहीं क्योंकि अगर वो देगा आपको तो क्योंकि सिलेबस में नहीं है, ऊपर वाले 3 देकर कोई एक आधी ऐसे अजीब सी बात डालेगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये नहीं है या ये है। ठीक है, तो 15 का आंसर क्या है? सारे के सारे। अच्छा ये एमसीक्यू मैंने इसलिए हाईलाइट किया है कि ये ना ये थोड़ा सा गलत है मतलब पुराना है शायद, इसको 5 मिलियन करें। ठीक है जी। इन केस ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये सही कर लें। इफ एग्रीगेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट, एग्रीगेट बुक वैल्यू एक्सीड्स 5 मिलियन। अच्छा आगे 1000 भी था, सॉरी 500 के आगे 1000 नहीं, 1000 ये 5 लाख ही है, सॉरी हाँ ये सारे ही काटो। ठीक है। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ ईच एसेट शैल बी डिस्क्लोज। हाँ वो अगली बात तो फिर है ही, जाहिर सी बात है कि उसके अंदर फिर इंडिविजुअल की जो है वो 5 लाख से ऊपर होनी चाहिए, पूरी बात ये थी। उसकी कॉस्ट और रीवैल्यूड अमाउंट बताएं। ठीक है जी। उसकी बुक वैल्यू बताएं, सेल प्राइस, मोड बताएं, पर्टिकुलर परचेजर, गेन लॉस रिलेशन, या ये सारे ऐसे पता नहीं इन्हें क्या किया। 1 2 लो जी, फॉरेन कंपनी आ गई है, क्यों पीछे रहे? अभी तक एक भी एमसीक्यू में नहीं आई थी। फॉरेन कंपनी इज हियर। अब फॉरेन कंपनी हैज पेड अप कैपिटल इक्विवेलेंट टू 250। सारे देना, इसके अंदर तो ये होता ही नहीं था। टर्नओवर ऑफ 900 कितना था? 1000 मिलियन। और 7.5 कंपनी एक्ट कहता है कि ये क्या है? मीडियम साइज। सुभान अल्लाह, एक टेबल है बस, एक टेबल, कितने एमसीक्यूज हैं, और इसमें से 1-2 भी आ गए तो आज की दिहाड़ी हमारी लग गई। सारा दिन लग गया, 2 नंबर मिल गए। तो आप तो सिर्फ इस आधे घंटे में सारे एमसीक्यूज किए हैं। ठीक है, पढ़ा पहले तक इस जमाने में, लेकिन रिवाइज तो आज ही किया। कॉन्फिडेंस तो इससे आज ही आया हमें कि हाँ यार ये तो बस इतनी सी बात है और इससे सारा कुछ जो है वो मैंने कटवा दिया ना। वो लंबी लंबी कहानियां, डर होता है कि ये पढ़ेंगे तो होगा, नहीं वो नहीं पढ़ेंगे, बस जितना पढ़ना था वो बता दिया आपको। ठीक है, ओह जिस हो गए सर आप। आ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी हैज पेड अप कैपिटल। अब कहीं पे उसने ये नहीं लिखा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट है, ठीक है ना। पेड अप कैपिटल है 80 का, ये तो नीचे चला गया। टर्नओवर मुझे याद नहीं रहा टर्नओवर कितना था? पब्लिक अनलिस्टेड है ये है, इससे तो ऊपर चला गया। कोई एक भी चीज मैंने कहा था ऊपर चली जाए तो ये कैटेगरी बदल जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ यही आ गया।
डोंट टेल मी यार, इसलिए मैं एंड से शुरू करता हूँ, जल्दी आ जाता है ना, फिर एंड से शुरू कर दिया। कहाँ पे थे हम? एकदम से इतना पढ़ लिया हमने, है ना, 9 पे थे। अच्छा जी, अब ये ऊपर चला गया और 225। अच्छा, एक भी मैंने कहा था कोई एक भी सार ऊपर उठाए तो उसकी कैटेगरी बदल जाएगी, ठीक है। तो हाउ इट शैल बी क्लासिफाइड, इट इज पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी। नहीं 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 नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी तो या लिस्टेड है या फिर वो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है जिसकी लिस्ट गिवन है, जिसके अंदर ऐसे तो है, हर अनलिस्टेड तो नहीं है, ठीक है। वो एक उन्होंने लिखा हुआ तो मैंने पढ़ाया है, वो ज़रा ध्यान से देखना था। तो ये लार्ज साइज कंपनी है, मीडियम साइज कंपनी है, स्मॉल साइज है। नेक्स्ट, स्मॉल साइज है। प्राइवेट कंपनी हैज पेड अप कैपिटल ऑफ 80, नीचे है। टर्नओवर 900 ऊपर निकल गया, और 500 ये भी ऊपर निकल गए। 900 से तो ऊपर है ना। अच्छा नहीं, सॉरी, मतलब एक चीज तो ऊपर निकल गई ना, तो ये क्या आ गई, लार्ज स्केल। जी बच्चों, भाई बच्चों, ओ मेरे बच्चों बता दो, लार्ज। A public unlisted company has paid up capital of 8 million, बस टर्नओवर 90, बस मीडियम नहीं। स्मॉल अनलिस्टेड में होता ही नहीं, पब्लिक अनलिस्टेड में स्मॉल की कैटेगरी है ही नहीं। दिखाओ जरा, वो तो सिर्फ प्राइवेट में है। तो 200 से नीचे जो गया वो मीडियम है, पब्लिक अनलिस्टेड के लिए वो मीडियम है। अंत का सी, चार्ली नहीं सी, ये काट दें, ये गलत हो गया, मतलब खत्म हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेबल टू नॉन लिस्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेबल टू नॉन लिस्टेड लार्ज साइज। अच्छा, फोर्स कैजुअल तो सिर्फ एक लिस्टेड पे लगता है, लेकिन प्रॉब्लम चाइल्ड आपके सामने है, वो दोनों एनपीओज हैं और एक स्मॉल साइज है, बाकी तो सब पे फिफ्थ कैजुअल। और तो आईएफआरएस, और पहला गलत हो गया, आईएफआरएस और ये सही लग रहा है, आईएफआरएस नहीं, तो एक टेबल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेबल टू नॉन लिस्टेड पब्लिक इंटरेस्ट, ये वो 5-6 की जो लिस्ट दी हुई है, ठीक है। इस पे क्या एप्लीकेबल, यार फोर्स कैजुअल सिर्फ लिस्टेड पे, फोर्स कैजुअल सिर्फ, बाकी प्रॉब्लम चाइल्ड कौन से हैं, स्मॉल साइज और दोनों एनपीओ। जिंदगी आसान हो गई, अब आप समरी याद होगी, ठीक है। तो इस पे आईएफआरएस लगेगा। और ये एमसीक्यूज होते हैं सर जिनसे हम डरते थे, ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर एप्लीकेबल टू कंपनी लिस्टेड कंपनी पे फोर्स कैजुअल और आईएफआरएस, ठीक है जी। चले अब आ जाएं आईएफआरएस 15 पे। ये खत्म करके ब्रेक करनी है, थोड़े से एमसीक्यूज हैं इसके, 10 मिनट भी नहीं लगने इस पे। उसके बाद फिर ब्रेक के बाद मैं भी जरा फ्रेश होके आऊँगा, जो पेंडिंग चीज़ें हैं थोड़ी बहुत घंटे डेढ़ के अंदर जो हो गई सो हो गई, और हैं भी नहीं लेकिन कोई निकल भी आती हैं, तो फिर मैं आपको आज ज़्यादा तंग करूँगा, जाके मैंने भी तैयारी करनी है, थोड़ा सा भी नींद भी करनी है, तभी कल पर आ जाऊँगा। पेज नंबर ज़रूर बताऊँगा, पेज नंबर तो मैं असल में तो मैंने इस बैच को स्टार्ट जब किया था तो ये नियत की थी कि मैं यहाँ पे पेज नंबर सबको बताऊँगा। थोड़ा बहुत पढ़ा भी दिया करूँगा, पेज नंबर बताने आता हूँ, साथ थोड़ा सा पढ़ा भी देता हूँ। सारा पेज नंबर मैंने बताया था फिर साथ, जी बेटा पेज 548। नहीं मैं मजाक करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा हंसाता हूँ, खिलाता हूँ, वो वाला खाना नहीं, वो आज नहीं, आज पाबंदी है। अच्छा जी, 2 और मोर कॉन्ट्रैक्ट विद द सेम कस्टमर कैन बी कंबाइंड एज अ सिंगल। मैं नहीं खोलने लगा किताब यार, अभी आईएफआरएस 15 में भी खोलनी पड़े किताब तो शर्म की बात है। अभी तो पढ़ा है, अभी तो मैं फाइनल अकाउंट्स के लिए भी मेरा दिल नहीं था, लेकिन चलो मैंने खुसूसी डिस्काउंट दिया। अभी तो पढ़ा कहाँ, अभी पढ़ रहे हैं। हमें 1-2 सवाल कराने हैं इसके, ठीक है। मतलब एक वो जो मैंने एग्जाम्पल 1 लिखी हुई है। अच्छा, अब ये वो चीज़ें जो मैंने कहा था अलग से क्लास में होंगे, वो एक लाइन पढ़ी हुई थी ना, सिर्फ एक लाइन में लिखा हुआ था आईएफआरएस 15 के और फाइनल अकाउंट के एमसीक्यूज करने, वो कर रहे हैं।
2 और मोर कॉन्ट्रैक्ट विद सेम कस्टमर कैन बी, देखो मेरी तसल्ली हो जाएगी ना यार, कुछ नहीं होता, वरना इसमें से कुछ आ जाए और बच्चे को वो ना पता हो तो कल को फिर मैं किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराऊंगा, आपको, खुद को। 2 or more contracts with same customer can be combined as single if it meets the certain criteria. Which of the following is the criteria? अब याद करो कंबाइन कब हो सकते हैं, मेकअप सारा याद है, शादी का फंक्शन और मेकअप, जब 2 कॉन्ट्रैक्ट्स करीब करीब हो और विद अ सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। जब दूसरा क्या था, जब एक की प्राइस या परफॉर्मेंस, मेरी कटिंग ठीक है, मेरा खत था, उसकी कटिंग थी, दूसरे की एक की प्राइस या परफॉर्मेंस, एक की परफॉर्मेंस पर दूसरे की डिपेंडेंस हो, ठीक है। और तीसरा क्या था, जब वो हो ही एक सिंगल पीओ, अलग हो ही ना। ये थोड़ा सा ज़हन के अंदर बस था हमारे, देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आर निगोशिएटेड एज आ दूल्हे का मेकअप और फंक्शन, ये तो है, एज अ सिंगल कमर्शियल ऑब्जेक्टिव। द अमाउंट्स ऑफ कंसिडरेशन टू बी पेड इन वन कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन प्राइस ऑफ द अदर। द गुड्स आर रेगुलरली सोल्ड सेपरेटली, ये तो डिस्टिंक्ट है, ओए धोखा देता हमें 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 है ना। और गुड्स आर सिंगल परफॉर्मेंस, तो ये तीनों, एक मिनट, उसने कहा था जो नहीं है वो बताओ, तो सी नहीं है, मैं जज्बाती होकर उधर चल पड़ा था। लो जी, लो भाई लो, लो भाई लो। यकम जनवरी में कंपनी एंटर्ड इनटू अ नॉन कैंसलेबल कॉन्ट्रैक्ट विद इट्स क्लाइंट टू इंप्लीमेंट अ सॉफ्टवेयर बाय 30 जून। यकम जनवरी पर यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। As per contract, client was required to pay. Client was required to pay. ये वो लाइन है, ये वो जादुई लाइन है जिससे एक अनकंडीशनल राइट एस्टेब्लिश हो रहा है। 2 से 3 सवाल ऐसे करवाएं, अब ना धोखा खाना, ठीक है। तो क्लाइंट वॉज रिक्वायर्ड टू पे 10% एडवांस ऑन 31 जनवरी। द क्लाइंट, यार मुझे तो लगता है ये सवाल एक तो हमने वो जो एग्जांपल्स की थी ना, जो कैंसिलेबल और नॉन कैंसिलेबल, बिल्कुल ऐसी ही थी, बिल्कुल ऐसी ही थी, इत्तेफाक से। वो पहले से है, ये एमसीक्यू बाद में आया, मैं बता रहा हूँ, लेकिन इत्तेफाक, ऐसी चीज़ें होती हैं बेटा, किताब के अंदर कहीं ना कहीं चीज़ें लिखी होती हैं, वहीं से बन रही होती हैं चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब डेट्स लिखने की, अब अभी सुबह क्लास में बताया कि डेट्स लिखते हैं हम ताकि आसानी हो जाए। तो यकम जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन इस पर कुछ नहीं है। असल तो क्या हो रहा है, 31 जनवरी को हाँ अनकंडीशनल राइट एस्टैब्लिश हो रहा है, और फिर क्लाइंट ने असल में कब पे किया है, तो कैश रिसीव हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद गुड्स कब डिलीवर कब होनी है, 30 जून। अच्छा, वो इम्प्लीमेंट करना है एक सॉफ्टवेयर, चलें ठीक है। अब हाउ विल कंपनी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑन 31 जनवरी, सिर्फ इस दिन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वैसे आप, अगर आपका नॉलेज ना होता वो वाला जो आपने ये गेन किया संडे लगाकर और फिर उससे पीछे जो मेहनत करते आए, तो आपने क्या कहना था, पुरानी नॉलेज के मुताबिक नो एंट्री ऑर्डर, जब तक चीज़ें जाएंगी नहीं तब तक कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये एक लाइन ने अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश किया, ये डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एंटी रिकॉर्ड्स रेवेन्यू ओवर टाइम इफ, कब अब वो 3 आपको पता होगा, यहां मैं देखता हूं कौन सी है। एंटिटी परफॉर्मेंस डज नॉट क्रिएट एन एसेट विद अल्टरनेटिव यूज, बात तो ठीक है पर बात आधी है, आधी बात है। एंटी परफॉर्मेंस क्रिएट एन एसेट हुज कंट्रोल विल बी ट्रांसफर एट द, नहीं एट द एंड, तो ये तो पॉइंट इन टाइम हो गया, ये तो पॉइंट इन टाइम के लिए है, ये तो गलत बात है, ये गलत बात, ये बात गलत है, ये आधी नहीं है लेकिन गलत है। कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम, यस ये ठीक है। एंटी हैज एनफोर्सेबल राइट टू पेमेंट, ये भी ठीक है, लेकिन अब ये ऊपर, अब ये 2 को मिला ले, फिर पागल है क्या, खुद से नहीं 2 को मिला लेना, बस ये एक ही था सी। 30th पे आओ, जंप मारा है, तुम सारे कर लेना बेटा, जूम मीटिंग का ऑप्शन अवेलेबल है, आया करना, लेकिन तमीज से। ऑनलाइन वाले बहुत तमीजदार बच्चे हैं, यकीन मान, तुम लोग भी अच्छे। आवाज नहीं, आज कुछ नहीं, आज तो आप लोग हो, जा रहे हो, वैसे भी कैफ खत्म हो गया तो फिर नजर भी नहीं आना, आप लोग तो वैसे ही आज दागे मुफारकत देकर, दागे मुफारकत। Which of the following is true regarding discount offered on a bundle of product services? और पहली क्लास है, पहली क्लास, बर्गर फ्राइज और बंडल करके उन्होंने पैकेज बनाया था,
डिस्काउंट जो गिवन था उसका क्या किया था, एलोकेशन। द डिस्काउंट शुड बी अप्लाइड अक्रॉस ईच परफॉर्मेंस, सही लग रहा है, बाकी पढ़ के डिसाइड करते हैं हम, ये नहीं पहला ही। डिस्काउंट शुड बी रिकॉर्डेड विद इन, डिस्काउंट शुड बी अप्लाइड टू लार्जेस्ट, डिस्काउंट शुड बी रिकॉर्डेड एज, मतलब ऐसा ऑप्शन होगा, दूसरे ऐसे ऑप्शन होंगे ना इंशाल्लाह आपके सामने, सिर्फ आइडिया देने के लिए 2-4 करवा रहा हूं कि आपको सब आता है, जो रह गए हैं वो भी करवाने की जरूरत नहीं है, वो भी ऐसे ही आते हैं, आप सिर्फ थोड़ा आइडिया दे रहे हो, और कुछ एक जो मुझे लगा है हो जाने चाहिए वो कर रहे हैं। स्टेप 2 रिक्वायर्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज ऑफन रेफर टू एज अनबंडलिंग। अनबंडलिंग किसे कहते हैं जी? अच्छा स्टेप 2 था क्या, भूल गया, भूल गया नाम नहीं, नाम भूल गया। आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट के बाद होता था दूसरे नंबर पे, पहला तो मुझे याद आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा क्या था, आइडेंटिफाई सेपरेट क्या परफॉर्मेंस, हाँ याद कराया आपने, तो इसी को तो अनबंडलिंग कहते थे। उसने तो आपको एक पैकेज सेल किया था पूरा, वो क्या कहते हैं, डील बनाकर दी थी, ठीक है, लेकिन आपने उसको उस डील को तोड़ दिया था, एक बर्गर, एक फ्राइज, एक बॉटल, उसने आपको पैकेज बनाकर दिया था, गाड़ी लो, मोबाइल लो, सर्विसेज देंगे, आपने उसको तोड़ दिया, अनबंडलिंग इसको कहते हैं, अनबंडलिंग, ठीक है। तो स्टेप 2 रिक्वायर्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेपरेट ऑब्लिगेशन, दिस इज ऑफन रेफर टू एज अनबंडलिंग। ये एक लफ्ज इस्तेमाल यहीं पर ही हुआ है, स्टैंडर्ड में कहीं एमसीक्यू में हुआ पड़ा है, कहीं स्टैंडर्ड में हो, शायद किताब में नहीं है, बहरहाल यानी कि आज की किताब के अंदर उधर नहीं है, एमसीक्यू में है, ठीक है। एंड इज डन एट बिगिनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज द की फैक्टर इन आइडेंटिफाइंग अ सेपरेट, आप बताओ, डिस्टिंक्शन वाला, पासिंग ऑफ रिस्क रिवॉर्ड, ये तो ये रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर होने पर तो रेवेन्यू रिकॉर्ड होता था, डिस्टिंक्टिवनेस यस, पेमेंट टर्म्स ये तो कॉन्ट्रैक्ट में, एनफोर्सेबिलिटी नहीं, यानी इस तरह से आप सारा, आपको मैंने गो थ्रू करवाया था, जो 2-4 चीजें बची थी वो मैंने बाद में करवा दी थी, अब याद नहीं करने बैठ जाना, स्टैंडर्ड को याद रखना जरूर है, यानी हर जगह पे जहां पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्राइटेरिया हैं, वो 5 पॉइंट्स आपको ऐसे ही याद होने चाहिए कि वो अप्रूव होना चाहिए, दोनों को राइट्स सेलर को पता हो, पेमेंट टर्म्स का पता हो, कमर्शियल सब्सटेंस हो, और कंसिडरेशन आने की उम्मीद हो, जिसकी वजह से हमने वो अनसब वाला सवाल किया था। फिर कोई ऐसी क्लॉज ना हो कि कोई टर्मिनेट कर सकता है होली अनपरफॉर्म्ड को, फिर आपने ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। फिर बुरे कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है जी, 2 शर्तें थी, एग्जीक्यूट हो जाए या टर्मिनेट हो जाए और नॉन रिफंडेबल पैसे, ये सारी बातें। मॉडिफिकेशन कब कहेंगे, जब गुड सर्विस डिस्टिंक्ट, वो समरी याद करनी, एक पॉइंट्स की फॉर्म में सिर्फ याद हो कि अगर मॉडिफिकेशन जो है वो क्या है, आपकी गुड सर्विस डिस्टिंक्ट है, स्टैंड ऑन प्राइस है तो कोई कुछ भी नहीं हुआ, और अगर गुड सर्विस डिस्टिंक्ट है लेकिन प्राइस स्टैंड लोन नहीं है तो पुराने को खत्म करो, नए को कंबाइन करो, और अगर गुड्स ही डिस्टिंक्ट नहीं है तो अब वो समरी वाला डिब्बा था ना, बस उसको याद रखना है, इतना तो याद रख सकते हैं ना, प्रैक्टिकली सीखा हुआ है, सिर्फ हर जगह पे पॉइंट्स कितने। कंट्रोल के इंडिकेटर्स क्या थे भाई, याद है आपको कि कंट्रोल ट्रांसफर जब लीगल टाइटल ट्रांसफर हो जाए, लेकिन उसकी एक्सेप्शन में क्या था, लीज, इस तरह से कुछ पॉइंट्स बस याद रख लेना कम से कम, ठीक है। आइडेंटिफाइंग कॉन्ट्रैक्ट, स्टेप 1 में आ गया, विद कस्टमर, अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर एग्जिस्ट व्हेन ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया वर मेट, इट इज अप्रूव्ड, and enforceable, can identify each party right, payment terms, probable to collect consideration। अगले भी पढ़ लो, अप्रूव्ड है, identify each party right, payment terms, commercial substance, और ये सही लग रहा है, अप्रूव्ड है, enforceable, ये enforceable मैंने पढ़ा कहीं नहीं था, चलो, अप्रूव्ड है, enforceable, can identify, has commercial substance, probable to collect consideration, अप्रूव्ड है, identify payment, है commercial, यार ये क्या है, कौन सा लग रहा है, ध्यान से पढ़ लो जी भाई, ये लफ्ज मैंने नहीं कहीं पे पढ़ा था, आप जाके पढ़ लो अगर तसल्ली नहीं हो रही तो। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल ही होता है बाय डिफॉल्ट, कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग ही होते हैं, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ उसने एनफोर्सेबल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे वो मार खा गया, हाँ यहाँ पर अब मैच पड़ गया इन दो में, ये तो गलत हो गया, एनफोर्सेबल क्या होता है, अब इधर मैच पड़ गया। अब देखते हैं, अप्रूव्ड हो, दोनों के राइट्स आइडेंटिफाई हो सके, पेमेंट टर्म्स हो, कमर्शियल सब्सटेंस हो, और प्रोबेबल हो कलेक्शन, अप्रूव्ड हो, आइडेंटिफाई हो, पेमेंट टर्म्स, कमर्शियल सब्सटेंस, ये तो एक कम है, तो फिर बी इज द करेक्ट। 19, शाबाश शाबाश शाबाश, 5 मिनट में ब्रेक करनी है आपने। बस 1 2 3 4 और 5, ये इसके अलावा 5। Silver Limited sells a machine on 1 year free technical support
ऑन 1 years फ्री टेक्निकल सपोर्ट फॉर 1 लाख। मशीन इसने बेची 1 लाख। यूजली सेल मशीन 95 की बट डज नॉट सेल टेक्निकल सपोर्ट। अदर सपोर्ट सर्विसेज ऑफर्ड बाय एसएल अट्रैक्ट अ मार्कअप ऑफ इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट टेक्निकल सपोर्ट विल कॉस्ट। यार ये तो हो जाना चाहिए। हाउ मच ट्रांजेक्शन प्राइस, ये कर लेना, बस नहीं करवाता। ठीक है, करना क्या है वैसे बता दूं, मशीन है और सर्विसेज हैं। ठीक है, कर लोगे मेरे ख्याल से। लेकिन इसको बेटा मुझे चेक करवाना है तुमने इस ब्रेक के बाद। ठीक है, मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख दूँ ना तो सारे करेंगे जाके। अच्छा चले बेटा, इसको कर लेना है आपने, ये होमवर्क है। करवा दूँ क्लास के बाद आ जाओ, तुम्हें करवा दूँगा। इससे थोड़ा सा बेहतर एक है वो करवाता हूँ। ठीक है, ये पढ़ो जी। अब ये क्या पढ़ना, ये तो अभी पढ़ा था। चलो खैर पढ़ लो, क्या हो सकता है। On Yakam January, entity entered into a non-cancelable contract to transfer a product to customer. The contract requires, ये तो रिपीट हो रहा है, सेम तो नहीं बिल्कुल, बस पेमेंट क्या है अमाउंट में आ गई है 31 बाद कस्टमर पेज ऑन यकम मार्च प्रोडक्ट जो है वो, और जनरल एंट्री पास करो 31 जनवरी की। सेम है, सेम। डन हो गया। देखो अब काम इतना सही है। डिटर्मिनिंग द अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड इन 5 years in first year of a long term contract with a customer is an example of which step? Determining amount to be recorded in first year of a long term contract is example of which step? Determining transaction price? नहीं। Recording revenue when performance of satisfied? यही है, लग तो ये रहा है। Identifying separate? नहीं। Allocating? नहीं। ये स्टेप 2 था। ये ओवर द, देखो ना, आप आइडेंटिफाई करो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, ये स्टेप 2 है। डिटरमिन करो ट्रांजैक्शन प्राइस, ये स्टेप 3 है। एलोकेट करो ट्रांजैक्शन प्राइस, ये स्टेप 4 है। रिकॉर्ड करो रेवेन्यू जैसे जैसे ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो। अब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में जैसे जैसे वो सर्विस करता जा रहा होगा, उस रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर रहा होगा, तो ये स्टेप 5 की एग्जांपल बनती है, स्टेप 5 की। ठीक है, ओके डन। कौन सा बना, बी। बस ये करवा देता हूँ भाई, ये मुश्किल है ज़रा, उससे तुमने कहा है ना करवा दें, उससे ये मुश्किल है, तो एक जैसे ही है ये ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो ये अच्छा है कि ये मैं करवा दूँ। देख लो इसको। बड़ा काम किया आज आपने माशाल्लाह यार। कार लिमिटेड सोल्ड एंड इंस्टॉल्ड एन आइटम ऑफ मशीनरी फॉर 8 लाख ऑन यकम नवंबर। Included within price was a 2-year servicing contract which has a value of 240 and a fee for installation. Machinery, services और installation. इंस्टॉलेशन है छोटी मोटी है, पता है नहीं, जब तक वो कहे ना कि ये मतलब बहुत ही टेक्निकल, इसके बगैर चल ही नहीं सकती और यही कर सकता है और कोई कर नहीं सकता, तब तक आपने उसको अलग ही रखना है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैंने कहा था कि आप कोई चीज़ लेके आएँ, सॉकेट के अंदर लगाएं, स्विच ऑन करें। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आप इंस्टॉल खुद भी कर सकते हैं। आपने एक ओवन ख़रीदा है तो उसकी क्या इंस्टॉलेशन आपने करवानी है, वो खुद कर लें आप। फिट रखना है, स्विच लगाना है, फिट कर लें, कोई भी कर सकता है। आपका अपना इलेक्ट्रीशियन कर लेगा अगर आप बहुत चौधरी हैं तो। ठीक है, अच्छा अब मामला क्या है जी, मामला कुछ ऐसे है कि ये 800 है। सर्विसेज की स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो 204, वैल्यू मतलब फेयर वैल्यू। ठीक है, और इंस्टॉलेशन 50। मज़े की बात क्या है, ये नहीं गिवन थी आज, कोई मसला नहीं, खैर है। इसी तरह से वो सवाल तो इससे बहुत आसान था। उसमें तो पहले कई बार एक काम किया हुआ है, कॉस्ट की बेस के ऊपर मार्कअप लगाना था और स्टैंडर्ड प्राइस निकालेंगे। ठीक है, अच्छा अब कितना आता है, 500। इसकी बेस पर ये निकल आएगा। अब उसने क्या पूछा है, हाउ मच शुड बी रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 17। अब क्वेश्चन तो ये है, बता ही दो फिर, चलो अब इतने तक आए हैं तो बता ही दो। 510 ये एलोकेट करके बताओ, यही है ना, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर के अंदर कुछ बचता नहीं था। लेकिन क्वेश्चन ये है 510 सारा रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि मशीनरी तो उसी वक्त चली गई। सर्विसेज 240 का, अब ये 24 महीने की है, 2 ईयर सर्विसिंग कॉन्ट्रैक्ट है। यकम नवंबर को ये काम हो गया और नवंबर दिसंबर 2 महीने निकल गए। कितना, 510 पूरा आ गया और ये आ गया 20, और इंस्टॉलेशन भी हो ही गई होनी है, तो वो भी पूरा का पूरा। देखो ज़रा आंसर यही है,
500, यही आंसर देख लो डी। तो ये ज़रा थोड़ा सा बेहतर था, ठीक है, इसलिए ये करवा दिया क्योंकि इसमें उसने ये काम भी करवाया हो। कर लो जी ये भी। रिवर लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड, रिवर ने प्रिपेयर किए हैं अपनी ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 30 सितंबर 14। इट हैज इंक्लूडेड फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन रेवेन्यू, इसने अपने जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये रेवेन्यू बनाया है। एट द अमाउंट्स स्टेटेड बिलो, जो नीचे अमाउंट्स आ रही हैं उस पर इसने रेवेन्यू बनाया, पता नहीं अब क्या क्या चांद चढ़ाए हैं। विच ऑफ दीज हैज बीन करेक्टली इंक्लूडेड इन, विच ऑफ दीज हैज बीन करेक्टली इंक्लूडेड, जो करेक्ट है बस वो बताना है, इन रेवेन्यू एज पर IFRS। एजेंसी सेल्स ऑन विच RL इज इंटाइटल्ड टू कमीशन, उसने क्या किया है जी, उसने इंक्लूड किया है फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस को एट द अमाउंट ऑफ दिस। सही है, सही है ना बेटा ना, वो एजेंसी सेल्स के लिए तो एंटाइटल नहीं होता था, उसको तो 2.5 के 10% कितना बनता है, ये उसका रेवेन्यू था, क्योंकि उसने एजेंसी सेल्स की है। वो एजेंसी सेल्स की अमाउंट को बीच में डाल दे तो गलत है, वो तो एजेंसी सेल्स की अमाउंट है, कहता है ऑन विच ही इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन, ठीक है, ये गलत है। उसका रेवेन्यू जो है, अगर इसने एजेंसी सेल्स की है तो इसका रेवेन्यू 10% बनता था, ये गलत है, ये गलत अमाउंट है। आगे बढ़ो। सेल प्रोसीड्स ऑफ 20 मिलियन फॉर मोटर व्हीकल, बेटा मोटर व्हीकल जो है इसके ऊपर जो गेन लॉस होता है वो कहाँ जाता है, वो अदर इनकम में जाता है, ये रेवेन्यू में कभी भी नहीं जाता। पहले सफ़े के ऊपर जो डेफिनेशन है उसमें लिखा हुआ है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ से आने वाली। फिक्स एसेट का बेचना इस नॉर्मल बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटी, फिक्स एसेट है ही क्या जो इस्तेमाल के लिए लाए, वो ट्रेडिंग के लिए नहीं रखा होता, ये भी गलत। सेल ऑफ 15 मिलियन ऑन 30 सितंबर, द अमाउंट इनवॉइस टू एंड रिसीव फ्रॉम कस्टमर वॉज 18, विच इंक्लूड 3 मिलियन फॉर ऑन गोइंग सर्विसिंग टू बी डन बाय। चलो वो कह रहा है कि सेल्स, इधर से पढ़ो ना, इंक्लूड, इट हैज इंक्लूडेड दीज अमाउंट्स इन रेवेन्यू, रेवेन्यू में शामिल किया उसने। सेल्स ऑफ 15, द अमाउंट इनवॉइस्ड टू एंड रिसीव फ्रॉम कस्टमर वॉज 18, सेल उसमें 15 थी, 3 उसमें, उसने रेवेन्यू में डाला हुआ है 18, जिसमें 3 क्या है, ऑन गोइंग सर्विसेज का है, जो अगले 2 साल में होते रहनी है, तो ये भी गलत। अच्छा तो सही से पढ़ लूं फिर एक बार, चलो 12 मसला तो समझ आ गया ना, अगला पढ़ लेना पहले। सेल्स ऑफ 20 मिलियन ऑन यकम अक्टूबर टू एन एस्टैब्लिश कस्टमर हु विल मेक फुल पेमेंट ऑन 30 सितंबर, RL हैज कॉस्ट ऑफ, ये क्या, ये डिस्काउंटिंग की बात है। वो कहता है सेल्स शामिल कर ली उसने 20 मिलियन की, और उसने 30 सितंबर 15 को जाके पेमेंट करनी है, तो सेल्स में ये 20 मिलियन तो नहीं हो सकता, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ सकती है, ठीक है, तो सी ही बचता है। आप जरा ध्यान से पढ़ लें। सेल्स ऑफ 15 मिलियन, RL हैज इंक्लूडेड इन रेवेन्यू सेल्स ऑफ 15 मिलियन ऑन 30 सितंबर, द अमाउंट इनवॉइस्ड एंड रिसीव्ड, ठीक है जी, सही है, सही कह रहे हैं। नहीं वो तो जाहिर सी बात है, मुझे लगा कि शायद उसने 18 शामिल किया हुआ, लेकिन उसने क्या कहा है, अमाउंट जो है सेल्स की 15 मिलियन है, और अमाउंट जो इनवॉइस की थी, बिल बना के भेजा था, और जो रिसीव भी हो गया वो 18 है, तो बाकी 3 तो आपका रिसीवेबल और वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है, ठीक है ना। आपको जैसे जैसे सर्विस देते जाओगे उसको रेवेन्यू बनाते जाओगे, तो 15 ही आना चाहिए था सेल्स में। आखिरी MCQ, 2 मिनट रहते हैं अभी नमाज के अंदर, इसको आप खुद कर लीजिएगा। ये वही है कमीशन जो इंजमाम भाई और शेख रशीद वाला मामला था ना, बिल्कुल वही वाला है। कमीशन, एक कमीशन एजेंट है तो दूसरे को कमीशन की सर्विस देकर कमीशन को ही इनकम ले सकता है, ठीक है, ठीक है जी। नमाज के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं आखिरी पार्ट के लिए।